जब हम मीडिया की स्वतंत्रता या फिर प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं तो यहाँ दो बातें याद रखना बेहद ज़रूरी है। पहली बात ये कि कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होती, और दूसरी बात ये कि जब हम किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कोई भी फ्रीडम सेलेक्टिवली अप्लाई नहीं की जा सकती। यानी कि इस केस में मीडिया फ्रीडम अप्लाई होती है, इस केस में अप्लाई नहीं होती। कोई भी फ्रीडम, कोई भी स्वतंत्रता केस टू केस बेसिस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले परिप्रेक्ष्य में जब मैं ये कहती हूँ कि किसी भी प्रकार की फ्रीडम, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं होती, तो इस परिप्रेक्ष्य में मेरे कहने का पर्याय ये है कि अगर किसी भी देश का कोई मीडिया, अगर किसी भी देश का कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन विदेशों से, किसी अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ से या फिर किसी विदेशी सिस्टम से फंडिंग लेकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है, और जब मैं बात देश विरोधी गतिविधियों की करती हूँ तो इसका मतलब सिर्फ खबरों के स्तर पर नहीं है कि खबरों के स्तर पर एक एंटी इंडिया नैरेटिव चलाता है, बल्कि वास्तविक धरातल पर किसी इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है जिससे किसी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों को, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां हो या फिर चाहे वो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स द्वारा कराई जाने वाली गतिविधियां हो, इस प्रकार की गतिविधियों में अगर किसी भी देश का मीडिया लिप्त पाया जाता है तो फिर किसी भी सरकार का संवैधानिक अधिकार है, जो कि प्रजातांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है, उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो इस मीडिया को इन्वेस्टिगेट करे और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके खिलाफ ठोस कार्यवाही भी करे। दूसरे परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें कि कोई भी फ्रीडम यानी मीडिया फ्रीडम को हम सेलेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम जैसा कि अपने देश में अक्सर देखते हैं कि जब बात ऐसी मीडिया आउटलेट्स की या ऐसे पत्रकारों की आती है जो कि वामपंथी इकोसिस्टम से अलग थलग है, जो कि या तो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं या फिर कुछ इस प्रकार के स्थानीय पत्रकार हैं जो कि वामपंथी इकोसिस्टम से अलग खबरें छापते हैं, उससे इत्तेफाक नहीं रखते, तो जब बात उन पत्रकारों की आती है तो तब तो आप उन्हें ब्लैकलिस्ट करेंगे और उन्हें जेल में भी डालेंगे। जिस प्रकार वेस्ट बंगाल में आपको इसको लेकर बहुत ट्वीट दिख जाएंगे कि किस प्रकार से वेस्ट बंगाल में पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, जेल में भरा जा रहा है, और आप उनकी जो सेंसरशिप है उसको जस्टिफाई भी करेंगे कि ये कह के कि ये तो पत्रकार नहीं है, ये तो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। लेकिन जब बात लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के पत्रकारों की, उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की आएगी तो आप अभिव्यक्ति की आज़ादी चिल्लाने लगेंगे। तो मीडिया फ्रीडम या किसी भी प्रकार की फ्रीडम को लेकर इस प्रकार के दोगले मानदंड बिल्कुल भी नहीं चल सकते। अब तक आपने शायद गेस कर लिया होगा कि मैं किस विषय पर बात करने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ न्यूज़ क्लिक के मुद्दे पर, न्यूज़ क्लिक के मसले पर, कि किस प्रकार से न्यूज़ क्लिक को लेकर बवाल मचा हुआ है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट ने न्यूज़ क्लिक के दफ्तरों में, बल्कि खाली दफ्तरों में नहीं बल्कि बहुत से लोकेशंस में जो उनके पत्रकार हैं और उनसे जुड़ी जो पूरी ट्रेल है, चाहे वो पत्रकार हो या ऐसे लोग हों जो कि संदेह के घेरे में आते हैं, उन सभी के घरों में और न्यूज़ क्लिक के दिल्ली और मुंबई दोनों के ऑफिसों में दिल्ली पुलिस द्वारा छापे मारे गए। छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने इन सभी लोगों के लैपटॉप, फोन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आदि सीज करके जांच पड़ताल की, और छापेमारी के दौरान रिपोर्टेडली ऐसी बहुत सी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस पाई गई जिससे ये पता चलता है कि न्यूज़ क्लिक और उसके एम्प्लॉयज बहुत सी भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और चाइनीज स्टेट के इशारों पर काम करते थे। न्यूज़ क्लिक से जुड़े जिन लोगों के यहाँ छापे पड़े और न्यूज़ क्लिक के ऑफिसेज में भी जो छापे पड़े, उन सभी को 25 प्रश्नों की एक सूची दी गई जिसमें सीए के खिलाफ हुए शाहीन बाग प्रोटेस्ट और किसान आंदोलन पर भी सवाल शामिल थे। तो अब ये डेवलपिंग केस है और न्यूज़ क्लिक के एम्प्लॉयज़ को लेकर, इस छापेमारी को लेकर, इस केस को लेकर क्या होता है इसके बारे में तो आपको नई नई खबरें मिलती रहेंगी कुछ समय बाद। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार न्यूज़ क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरियकास था और उनके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया है, पुलिस हिरासत में लिया गया है और ये 7 दिन तक पुलिस रिमांड में रहेंगे। इन दोनों के खिलाफ यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत केस फाइल किया गया है। तो अब इस पूरे मामले में 2 इकाइयों का नाम प्रमुख है। एक तो यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके अंतर्गत इन पर केस दर्ज किया गया है न्यूज़ क्लिक पर, और दूसरा जो है वो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो कि न्यूज़ क्लिक की मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और इन्वेस्टिगेशन आज से नहीं बल्कि 2021 से चल रहा है। और न्यूज़ क्लिक के फाउंडर और ये जो एचआर के हेड है, इनको अरेस्ट तो अब किया गया है और छापेमारी भी दिल्ली पुलिस में अब की गई है, दिल्ली पुलिस द्वारा। लेकिन ये जो ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है, इसने काफ़ी पहले अपने तथ्य सामने रख दिए गए थे और ईडी के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला, ये जानकारी मिली कि
38 करोड़ रुपए की फंडिंग, फॉरेन फंडिंग न्यूज़ क्लिक को 3 साल की अवधि के दौरान 38 करोड़ की रुपए की फॉरेन फंडिंग मिली थी। और जब इस फंडिंग ट्रेल के ओरिजिन्स का पता लगाया गया तो मालूम चला कि ये फंडिंग चीन के किन्हीं अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस से आई है। न्यूज़ क्लिक के एचआर एम्प्लॉई अमित चक्रवर्ती ने फिर पूछताछ के दौरान बताया कि ये फंड्स उन्हें ओरिजिनली नेविल राइस सिंघम से मिले थे, जो कि अमेरिका का रहने वाला है। और अगर आप इंटरनेट पे थोड़ी भी रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये नेविल राइस सिंघम जिसका नाम बताया गया है, इसके चीन के साथ, चाइना के साथ लिंक्स है। तो ये पूरी 38 करोड़ की चाइनीज़ फंडिंग जो है वो न्यूज़ क्लिक को मिली थी, जिसको लेकर ईडी ने जांच पड़ताल की और जिसको लेकर अब यूएपीए के अंतर्गत केसेस फाइल्ड हुए हैं न्यूज़ क्लिक के फाउंडर और उनके एचआर हेड के विरोध में। और ये फंड्स किन किन इंडिविजुअल्स के बीच आपको बांटा गया, किस प्रकार से इसको बांटा गया, कि किसी को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो इसको 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, आपको मीडिया रिपोर्ट्स में इनका पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा। तो ये जो छापेमारी हुई ये सिर्फ न्यूज़ क्लिक के एम्प्लॉयज़ पर नहीं, के घर पे नहीं हुई और ऑफिस पर, बल्कि ऐसे कई लोगों के घरों में भी हुई और उनके लैपटॉप और फ़ोन आदि भी सीज किए गए, जो कि कहीं ना कहीं न्यूज़ क्लिक के प्रोपोगंडा में इन्वॉल्व है। इसमें तीस्ता सतलवाद का नाम प्रमुख है, तीस्ता सतलवाद के परिवार वाले भी शामिल थे और वो भी इस लिस्ट में थे जिनको ये फंडिंग मिली। और आपको उनके नाम के साथ पूरा अमाउंट मिल जाएगा कि उनको इसमें से कितना अमाउंट जो है बांटा गया। तो ये जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल है इसको डिस्कवर करने की कोशिश जारी की, कहाँ का कितना पैसा गया। और इसमें बहुत से तथाकथित लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स के नाम जो है इस मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल में निकल के आए हैं। तो जाहिर सी बात है न्यूज़ क्लिक जैसे एक वेब मीडिया पोर्टल को, जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाता है, एक वेब मीडिया पोर्टल है, उसको 38 करोड़ की चाइनीज़ फंडिंग इसलिए तो मिली नहीं होगी कि वो भारत में मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी का परचम लहराए, और न ही खबरें रन करने के लिए, खबरों के ऑपरेशन के लिए किसी वेब पोर्टल को इतनी बड़ी मात्रा की, इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। तो फिर अंदेशा साफ है कि न्यूज़ क्लिक को ये फंडिंग ज़रूर कोई ना कोई भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, भारत विरोधी गतिविधियों को किसी न किसी प्रकार से, कोई भारत विरोधी गतिविधियों से इसका लिंक है और इसलिए न्यूज़ क्लिक को इस प्रकार की फंडिंग दी गई होगी। अब यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि किस प्रकार का वामपंथी, भारत का पूरा वामपंथी इकोसिस्टम बिलबिला उठा है और उसका सोशल मीडिया प्रोपोगंडा अभी से शुरू हो गया है। आपको सोशल मीडिया पर अभी से ऐसी इस प्रकार की तमाम पोस्ट दिख जाएंगी, बहुत ही जिसे कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली टाइप की पोस्ट की, मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है और दिस इज़ दी डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, और अचानक से बिना किसी वारंट के इस तरीके की पोस्ट आपको स्पेशली बहुत दिखेंगी सोशल मीडिया पर, कि इन लोगों को अचानक से इनके घर घुसकर, जर्नलिस्ट के घर घुसकर बिना किसी वारंट्स के उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके फ़ोन सीज कर लिए गए, ये कर लिया गया। तो इस प्रकार का पूरा नैरेटिव एक बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन ये पोस्ट, अगर आप इन पोस्ट को देखेंगे, कोई भी आम इंसान जिसे कुछ नहीं पता उस न्यूज़ के बारे में, तो वो यही सोचेगा कि हाँ ये तो मीडिया के साथ भारत में प्रोपेगेंडा हो रहा है, और वो एक सीधा के सीधा कोरिलेशन बना लेगा कि चूंकि न्यूज़ क्लिक मोदी सरकार के खिलाफ खबरें चलाती है, उसकी खबरों का जो स्लैंट होता है वो मोदी सरकार के विरोध में होता है, उसकी आलोचना करती है, इसलिए मोदी सरकार जो है उसको, उसकी सफाया करने के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रही है अपने इंस्टीट्यूशंस के, सरकारी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। लेकिन ये जो पोस्ट है ये आपको ये नहीं बताएंगी जो मैंने आपको अभी बताया, और जो आप अगर ठंडे दिमाग से देखेंगे तो आपको जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स है सब में ये खबरें दिख जाएंगी कि किस प्रकार से ये कोई नई बात नहीं है, इनको यूँ अचानक किसी पर कोई शिकंजा नहीं कसा गया है, बल्कि ईडी 2021 से, जैसा कि मैंने कहा, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और ये 38 करोड़ रुपए जो इन्हें फंडिंग में मिले थे इसका रेवलेशन भी पहले हो गया था, बल्कि किसी बीजेपी के एमपी ने पार्लियामेंट में 1 महीने पहले ये बात भी उठाई थी भारत के संसद में। तो अब हाँ, अब ये ज़रूर हुआ है कि इन पे यूएपीए के अंतर्गत चार्जेस लगे हैं और अरेस्ट किया गया है फाउंडर को और एचआर के हेड को, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। तो किस प्रकार से जो वामपंथी सिस्टम है वो पूरा एकदम से कीड़ों की तरह बिलबिला उठा है और अरेस्ट के बाद तुरंत एक्टिव हो उठा है कि ये इस प्रकार से ये मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है वगैरह वगैरह। अब यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं, बल्कि कहेंगे कि मीडिया, कोई भी मीडिया चैनल किसी से भी पैसे लेकर कोई भी खबरें दिखाए, ये तो उसकी अपनी विचारधारा है, ये तो उसकी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी। और वैसे भी अगर आप करप्शन की भी बात करें तो आज के समय में तो मीडिया में ऐसा ही हो रहा है कि आप जिससे पैसे लेंगे, जिससे एडवर्टाइजिंग लेंगे या जो भी आपको फंडिंग करेगा, आप उसकी खबरें दिखाएंगे, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसमें न्यूज़ क्लिक को इस प्रकार से साइडलाइन क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पर मैं एक बात रेखांकित करना चाहूँगी कि न्यूज़ क्लिक पे का ये जो मामला हो रहा है और जो न्यूज़ क्लिक पर
डेट पढ़ी है, ये इसलिए नहीं पढ़ी कि न्यूज़ क्लिक कोई भारत सरकार के खिलाफ, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ खबरें कर रहा है या फिर प्रो चाइना खबरें कर रहा है, बल्कि इसीलिए पढ़ी है कि पर्दे के पीछे जो कुछ भी न्यूज़ क्लिक कर रहा है, यानी कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ उसकी जो सांठगांठ है और जो पूरी मनी ट्रेल है, उस मनी ट्रेल को लेकर ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ना कि न्यूज़ क्लिक की खबरों को लेकर ये प्राइम फेसी इन्वेस्टिगेशन है। तो न्यूज़ क्लिक के चाइना के साथ लिंक्स को इन्वेस्टिगेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे भारत में जो भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधियां या कोई भी गतिविधियां जिनका रिलेशन माओइस्ट एलिमेंट से हो या फिर दूसरे इंसर्जेंट से हो प्लान की जा रही होंगी, उनको रोका जा सकता है या फिर इस तरीके के षड्यंत्रों को बेनकाब किया जा सकता है। तो इसका जैसा कि मैंने कहा कि जो पर्दे के पीछे एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो अनलॉफुल नेक्सस हो रहा है फॉरेन पावर्स के साथ, उसको इन्वेस्टिगेट करना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये कि वो मोदी सरकार की बुराई कर रहे हैं या फिर तारीफ कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, इन सब की फंडिंग ब्लैक मनी से होती है, इन सब की फंडिंग जो विदेशों से इलीगल पैसा आता है उसके माध्यम से होती है। तो उस पैसे की ट्रेल को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में भी आप ये बात सुनते हैं कि कई बार रेजोल्यूशन अडॉप्ट होते हैं कि ब्लैक मनी की जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको लोकेट करने के मैकेनिज्म्स सशक्त बनाए जाएं और कंट्रीज, देश आपस में कोऑपरेट करें, आपस में साझेदारी करें। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतनी बड़ी एक ब्लैक मनी की ट्रेल है जो कि बहुत ही संदिग्ध सोर्सेज से, जिस चाइना के आइडेंटिफाइड सोर्सेज से आ रही है, तो भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं वो तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगी ही। जब देश विरोधी गतिविधियों की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चाइना के फेवर में कुछ लिख रहे हैं और भारत सरकार को कोस रहे हैं इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, बल्कि इसका सीधा अर्थ ये है कि आप अपने प्रोपोगंडा के माध्यम से किसी ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं या दे सकते हैं जो देश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा बन सकता है। ये टेरर अटैक भी हो सकता है, तमाम तरीके के सेपरेटिस्ट द्वारा कराई गई इंसर्जेंसीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब न्यूज़ क्लिक के मुद्दे को लेकर ये जो पूरी वोक लॉबी सक्रिय होती है, इसके तार सिर्फ भारत में नहीं फैले बल्कि दूर देश अमेरिका तक जाते हैं। जहां बात अमेरिका की आती है तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका के दो चेहरे, एक तो अमेरिका का पब्लिक चेहरा है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सिग्निफाई करते हैं, और ये जो अमेरिका का जो पब्लिक चेहरा है ये भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों की दुहाई देता है कि किस प्रकार से भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रही है और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। तो ये तो अमेरिका का पब्लिक चेहरा है, लेकिन जो अमेरिका का इसके पीछे जो अमेरिका भारत के साथ गेम प्लान खेलता है वो उसमें अमेरिका कई मुद्दों को लेकर, तथाकथित मुद्दों को लेकर मैं कहूँगी, क्योंकि वास्तविक मुद्दे नहीं है, चाहे वो भारत में माइनॉरिटी राइट्स का मुद्दा हो या फिर जनरल मानवाधिकारों का मुद्दा या फिर प्रेस फ्रीडम को लेकर भारत में मुद्दा हो या फिर मोदी सरकार के हिंदुत्व, तथाकथित हिंदुत्व एजेंडे को लेकर मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों को लेकर अमेरिका से आप देखेंगे कि कोई ना कोई रिपोर्ट निकलती रहती है, किसी न किसी मुद्दे पर अमेरिका को कोई स्पोक्स पर्सन बोल देता है और भारत को घेरना शुरू कर देता है। तो हालांकि अभी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये है। तो ये जो है, ये जो पर्दे के पीछे का अमेरिका का चेहरा है, इसे अमेरिका की वोक लॉबी नियंत्रित करती है जो कि अमेरिका की डीप स्टेट द्वारा संचालित है। जैसे ही न्यूज़ क्लिक के फाउंडर्स के अरेस्ट की खबर आई, अमेरिका ने इस मसले को लेकर अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए, और ये पहला रिएक्शन अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डिप्यूटी स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल की तरफ से आए, जो कहते हैं कि हम न्यूज़ क्लिक के चाइना लिंक पर कमेंट नहीं कर सकते और हम अपने जनरल प्रिंसिपल्स की तर्ज पर भारत सरकार और विश्व की सभी सरकारों को ये कहेंगे कि मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों के मानव अधिकारों का सम्मान किया जाए, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फोरम्स पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब इससे ज़्यादा दोगला बयान शायद ही किसी ने कभी दिया होगा या देखा होगा। अब अमेरिका से कोई ये भी पूछे कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत ये भी आता है कि किसी भी देश का कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, कोई मीडिया संस्थान विदेशों से फंडिंग लेकर अपने ही देश के खिलाफ प्लॉटिंग करे, अपने ही देश के खिलाफ प्लान करे और इलीगल मनी ट्रेल में इन्वॉल्व हो, किसी प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, क्या उसकी भी जाँच नहीं होनी चाहिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देके? मैं भी एक पत्रकार हूँ और मैं सिर्फ यही कहूँगी कि क्या पत्रकारों के मानव अधिकार बाकी लोगों के मानव अधिकारों से कुछ अलग होते हैं? यदि कोई पत्रकार करप्शन करता है, देश के खिलाफ प्लॉट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होता है, आतंकवादी गतिविधियों को प्लॉट करता है, तो उसका क्या पत्रकारिता आपको अतिरिक्त लाइसेंस दे देती है ऐसा करने का, क्योंकि आप पत्रकार हैं?
अभिव्यक्ति की आज़ादी की हम बात करें अगर मीडिया के संदर्भ में, तो ये एज अ जर्नलिस्ट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब बिल्कुल है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं या दिखा रहे हैं, आप जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वैलिड सोर्सेज को लेकर, उस पर कोई भी रोकथाम नहीं लगा सकता। और कोई भी किसी को भी अधिकार नहीं है कि आप जो अपने एज अ जर्नलिस्ट आप जो भी एक ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उसका जो एंगल है उसको लेकर आपको कोई रोके उस इन्वेस्टिगेशन को करने से, किसी स्टोरी को लिखने से, इसका कोई अधिकार नहीं है। बल्कि यहाँ तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि ज़्यादातर मीडिया हाउसेस ही उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला दबाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं एज जर्नलिस्ट कि आप जिस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो उसकी जो अपनी एडिटोरियल पॉलिसी होती है जो कि उसकी फंडिंग पे डिपेंड करती है, तो उसके हिसाब से आप न्यूज़ लिखते हैं, ना कि अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिसाब से। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला तो मीडिया हाउसेस ज़्यादा घोटते हैं जो फंडिंग का नेक्सस है। खैर ये अलग टॉपिक है। तो जैसा कि मैंने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब मीडिया के संदर्भ में ये होता है कि आप जो खबरें दिखा रहे हैं, अगर क्रेडिबल सोर्सेज के साथ आप जो भी खबरें दिखा रहे हैं उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने फला खबर क्योंकि ये सरकार के खिलाफ है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द सीन्स किसी अंडरहैंड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उसे विदेशी फंडिंग मिल रही हो और उसको लेकर तमाम तरीके के सस्पेक्ट्स हो कि किस प्रकार की इलीगल भारत विरोधी एक्टिविटीज़ चल रही है, तो उसको लेकर हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मीडिया संस्थान है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। जब बात देश की सॉवरेनिटी की आती है, देश की सॉवरेनिटी पर अगर कोई खतरा मंडरा रहा है, तो उसमें एक जर्नलिस्ट की और एक आम आदमी की एक बराबर की हैसियत है। मुझे लगता है कि अगर कोई किस प्रकार की गलत बात है तो इन्वेस्टिगेशन किसी का भी हो सकता है, चाहे वो कोई आम आदमी हो, जर्नलिस्ट हो या फिर कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो। यूट्यूब पर कितने ही राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स को बैन कर दिया जाता है, उनके वीडियो प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं बिना किसी वजह के। यहाँ तक कि ऐसे बहुत से चैनल्स हैं, एक प्रवीण मोहन नाम के यूट्यूबर हैं जिनका चैनल चलता है जो कि आर्कियोलॉजी पे डिबेट करते हैं, इंडियन हिस्ट्री पे, आर्कियोलॉजी पे, तो उनके कितने वीडियोस बैन कर दिए जाते हैं बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी तथ्यों के। तो ये तो हाल है राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स का। और एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पर राष्ट्रवादी जितने भी मैं जानती हूँ, जो कि चाहे वो यूट्यूब पोर्टल्स हो या फिर वेब पोर्टल्स, वो फंडिंग के अभाव में कितने ही राष्ट्रवादी चैनल्स दम तोड़ रहे हैं। और फिर भी ऐसे में ये जो वामपंथी मीडिया है वो लगा रहता है कि राष्ट्रवादी मीडिया को तो मोदी स्पॉन्सर करे, वो तो नोटों में खेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ क्लिक जैसे मीडिया, जिसे 38 करोड़ की फॉरेन फंडिंग मिली है, उसे ऐसे विक्टिम बना के प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसे विक्टिम बना के पेश किया जा रहा है एक ऐसे समय में जब कितनी राष्ट्रवादी मीडिया आउटलेट्स फंडिंग के अभाव में दम तोड़ है और इन वोक प्रोपेगेंडा आउटलेट्स को विदेशों से इतनी फंडिंग मिल रही है। तो अब असली गोदी मीडिया कौन है ये आप ही डिसाइड करिए। बस फ़र्क ये है कि इस बार ये गोदी भारत सरकार की नहीं बल्कि बहुत से विदेशी स्टेक होल्डर्स की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।